हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। बच्चों, अगर आपने वो पिछले वीडियो को ढंग से देखा हो तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से कर पाए होंगे और कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं कर पाए हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि प्लीज मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्न लाभ हैं। नंबर 1, ये कम प्रदूषणकारी है। बच्चों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीएनजी और एलपीजी दोनों ही कम प्रदूषणकारी हैं। सीएनजी का उपयोग जब हम वाहनों में करते हैं तो ये बहुत कम प्रदूषण फैलाती है। उसी तरीके से एलपीजी जब इसका प्रयोग कारखानों में या घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है तो वहां पर ये बहुत कम प्रदूषण फैलाती है। दूसरा है, इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से आसानी से हो जाती है। इनकी विशेषता है बच्चों कि इन दोनों को ही, सीएनजी और एलपीजी को, दोनों ही पाइपों के माध्यम से जहां इसकी आवश्यकता होती है पहुंचाया जा सकता है। घरों में और कारखानों में जहां इसकी जरूरत है वहां इसको पाइप के माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो इसको ईंधन के रूप में उपयोग करने के ये लाभ थे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका उत्तर है पेट्रोलियम के उत्पाद बिटुमेन को सड़क निर्माण हेतु हम उपयोग में लाते हैं। बच्चों, पेट्रोलियम का एक उत्पाद है बिटुमेन, जिसको हम पक्की सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग में लाते हैं। और पहले इस कार्य के लिए किसका उपयोग करते थे हम? कोलतार का। लेकिन अब कोलतार की जगह हम बिटुमेन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो आइए जानते हैं कि मृत वनस्पति से कोयला कैसे बनता है। इसका आंसर है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बच्चों, हम जानते हैं कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के जो निचले जलीय क्षेत्र थे वहां पर घने वन थे और बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, मतलब बाढ़ वहां पर आई और बाढ़ के कारण से ये वन मृदा के नीचे दब गए और इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। और जब ये नीचे दब गए तो उनके ऊपर मिट्टी की काफी लेयर्स चढ़ती चली गई और मिट्टी इनके ऊपर इकट्ठी होती गई, जिससे ये कैसे हो गए? संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे ये गहरे होते गए इनका ताप भी बढ़ता गया। अब क्योंकि मिट्टी की लेयर इसके ऊपर बढ़ती चली गई तो नीचे इसका टेम्परेचर बढ़ता चला गया। अतः उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और बच्चों, हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप और हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब पर जो पृथ्वी के भीतर ये मृत पेड़ पौधे थे ये धीरे धीरे किसमें बदल गए? कोयले में बदल गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। हम जानते हैं कि कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को हम कार्बनीकरण कहते हैं। ये इसमें पूछा था कि इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रम को हम कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमें खाली स्थान दिए हैं, इनमें हमें उचित शब्द भरना है। तो इसमें का है, जीवाश्म ईंधन है। क्या क्या है जीवाश्म ईंधन? हम जानते हैं कि कोयला तथा पेट्रोलियम, ये दोनों क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। खा है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। तो हम जानते हैं कि पेट्रोलियम के जो विभिन्न संगठक होते हैं या जो इसके विभिन्न प्रभाज होते हैं, उनको अलग अलग करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। परिष्करण। नेक्स्ट है गा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? हम जानते हैं इसके लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये लाखों वर्षों में बनते हैं और इसके लिए जो कंडीशंस उत्पन्न की जाती हैं उनको प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये प्रयोगशाला में बनाए नहीं जा सकते। तो ये कैसा हो गया? असत्य। तो हम इसके असत्य पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। बच्चों ये भी हम जानते हैं कि पेट्रोल ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, इसकी अपेक्षा सीएनजी जो है वो कम प्रदूषक है, वो ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाती। तो ये भी कैसा हो गया? असत्य। तो हम इसमें असत्य पे टिक कर देंगे। गा है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि कोक क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है, हमने इसको चैप्टर में पढ़ा है। तो ये क्या है? ये सत्य है। तो हम इसके सत्य पर टिक लगा देंगे। घा है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, ये 200 पदार्थों से मिलकर के बना है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सत्य। अगला है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। बच्चों हम जानते हैं कि मिट्टी का तेल किससे मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है, और पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। तो मिट्टी का तेल भी एक कैसा हो गया? जीवाश्म ईंधन हो गया। इसका मतलब कि ये जो कथन है ये असत्य है, यानी कि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये कथन असत्य है, ये जीवाश्म ईंधन है। तो ये थे हमारे सत्य असत्य। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो आइए जानते हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। बच्चों हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण किससे होता है? सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से। और मृत जीवों के, और जो जीव मर गए हैं, मृत हो गए हैं, उनके ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है, यानी कि ये मृत जीव ईंधन में बदलने में लाखों वर्ष लगा देते हैं। और दूसरी ओर इनके जो ज्ञात भंडार हैं, जो अभी हमारे पास मौजूद हैं, वो कुछ 100 वर्ष ही चलने वाले हैं, यानी कि हम पर केवल इतने ज्ञात भंडार हैं कि ये कुछ 100 वर्ष ही चलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि किसी चीज को बनने में लाखों वर्ष का समय लग रहा है, लेकिन जो हमारे पास ज्ञात भंडार है वो कुछ 100 वर्ष के लिए ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सीमित मात्रा में है, और जब सीमित मात्रा में है तो इस कारण से जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। इनकी मात्रा हमारे पास सीमित है और ये समाप्त हो सकते हैं, अतः ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इसीलिए कहते हैं कि इनका प्रयोग हमको सीमित मात्रा में करना चाहिए, जितना हमको अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही इनका प्रयोग हमको करना चाहिए, व्यर्थ में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो हमें ये कोक के अभिलक्षण बताने हैं और इसके उपयोग बताने हैं। तो इसका आंसर है, कोक एक कठोर सरंध्र है। ये कैसा है? कठोर है, हार्ड है, और सरंध्र मीन्स छिद्रित है, और काला पदार्थ है, काले रंग का ये पदार्थ है। इसकी दूसरी अभिलक्षण या दूसरा इसका विशेष गुण है कि ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये कार्बन का कैसा रूप है? शुद्ध रूप है। इसका अब उपयोग जानते हैं। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक स्तर पर इस्पात को बनाने में और बहुत सी धातुओं को उनके अयस्कों से प्राप्त करने में या अयस्कों से निष्कर्षण में किया जाता है। ये थे कोक के अभिलक्षण और उपयोग। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोलियम का निर्माण किस तरीके से होता है ये बताना है। तो इसका आंसर है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। बच्चों, हम जानते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, जब ये जीव मर गए, तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे पर जाकर के जम गए, और फिर रेत और मिट्टी की जो परतें थी वो इनके ऊपर जमती चली गई। रेत और मिट्टी की तहों के द्वारा ये ढक गई, इनकी काफी लेयर बन गई, और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में हम जानते हैं कि समुद्र की तली में नीचे वायु नहीं पाई जाती। अतः वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और उच्च दाब, और वहां पर ताप भी कैसा होता है? उच्च होता है, और उच्च दाब होता है। तो 3 कंडीशंस कौन कौन सी? वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने इन मृत जीवों को किसमें बदल दिया? पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। तो ये था पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम, जिसमें समुद्र में रहने वाले जो मृत जीव थे ये पैदे में जम गए, और इसके ऊपर रेत और मिट्टी की तह जम गई, और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने ये मृत जीवों को किसमें बदल दिया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। तो हमको इसमें एक ग्राफ खींचना है जिसमें x अक्ष पर वर्ष दिखाने हैं और y अक्ष पर कमी प्रतिशतता को दिखाना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है। ये वर्ष दिए हैं 2004, 5, 6, 2007, 2008, 2009, 2010, और ये कमी प्रतिशतता दी हुई है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और इसमें x अक्ष पर ये सन दिखाएंगे। ये देखिए हमने वर्ष दिखाई हैं, सन 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। और इसकी y अक्ष पर हमने ये इनके खानों को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से ये कमी दिखाई है प्रतिशतता में, जो कि हमने इसको 12 उसमें एक एक में डिवाइड कर दिया है। अब इसको खींचने के लिए सन 2004 में कमी प्रतिशतता कितनी थी? 7.8। तो 2004 में लिया हमने और इसको 7 ये है, 7 के बाद 7 यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 7.8 पर हमने ये बिंदु लगा दिया। इसके बाद सन 2005 में कितनी है? 8.6। तो 2005 वाले इसमें चलेंगे तो ये 8 के बाद 6 पॉइंट और ऊपर ले लेंगे तो 8.6 पर हमने ये बिंदु लगा दिया। और 2006 में कितनी है? 9। तो 6 वाले में चलेंगे तो ये हमने ये 9 के सामने ये 9 पर ये बिंदु लगा दिया। उसी तरीके से 2007 में है 9.5, तो 7 वाले में चलेंगे
तो यहाँ पर ये हमने 9 से आगे 5 पॉइंट और आगे 9.5 पर ये बिंदु लगा दिया। उसके बाद आए 2008 में 9.9, तो 2008 में देखेंगे तो ये 9 के आगे हमने 9 पॉइंट और ले लिए, तो 9.9 पे हमने ये बिंदु लगा दिया। उसी तरीके से 2009 में 11.2, तो 2009 में लेंगे और इधर ये 11 से 2 पॉइंट और ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11.2। उसके बाद 2010 में 10.0, इसके ये 2010 में हम ले लेंगे 10 पर ये बिंदु हमने रख दिया। फिर इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। तो बच्चों, आपको आशा करती हूँ कि सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को भी ढंग से पढ़ा है तो ये और भी अच्छे समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।